मतलब आपके जो लोक सूचना अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारियों से अपना मार्गदर्शन लेंगे, उनसे मतलब परमिशन लेंगे। मार्गदर्शन तो चलिए ठीक है, एक हद तक सुझाव और सहायता की जहां तक बात आती है, लेकिन जब बात आती है कि एक परमिशन लेनी पड़ेगी तो बात बिगड़ जाती है, क्योंकि फिर वही डिनायल का एक बेहतर आधार बन सकता है कि हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने हमें परमिशन नहीं दी इस प्रकार। तो इस बात को लेकर के जैसा कि आपने देखा था कि पिछली बार श्री शैलेश गांधी जी और श्री आचार्यलू जी, जो कि पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त भी रहे हैं, उन्होंने पत्राचार किया था वहां की सरकार को, तेलंगाना सरकार को, और इस बात का विरोध किया था, पुरजोर विरोध किया था और कहा था कि यह बिल्कुल आरटीआई कानून की मंशा के विपरीत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसका प्रभाव तो हुआ जो हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने उस पर एक याचिका भी लगा दी थी कोर्ट में, और उसमें कोर्ट ने बहुत तत्काल ये भी एक निर्णय भी लिया है, जिसमें तेलंगाना सरकार के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनके इस जो आदेश है इसको रिवर्ट कर दिया है। उन्होंने इसको मतलब एक तरह से इसमें रोक लगा दी है और बहुत अच्छा किया है। तो ऐसे कई सारे निर्णय हैं जो समय समय पर आते रहते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे लोग बिल्कुल आरटीआई कानून के पीछे पड़े हुए हैं। तो इस तरह के निर्णय, और कुछ ऐसे निर्णय हैं जो काफी अच्छे भी आते हैं, जो आरटीआई कानून को मजबूत बनाने वाले आते हैं। तो इन सब निर्णयों के विषय में भी हमें लगा कि बीच में थोड़ा सा ये पाउच टाइप का छुट्टियां काफी हो गई थी, तो हमारे जो कार्यक्रम में इस बार श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल जी, जो जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट रहे हैं, उनसे हमने निवेदन किया कि वो कार्यक्रम में आए, और उन्होंने अपना समय दिया है, अमूल्य समय। तो हालांकि अभी हम उनको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो जुड़ेंगे हमारे बीच में, थोड़ा सा देर से जुड़ेंगे। तब तक हम अपनी अपनी बातें इसमें रखेंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तब तक लोग जुड़ते हैं और उनसे हम पूछेंगे, उनके अनुभव काफी महत्वपूर्ण उनके अनुभव रहे हैं, और उनके अनुभव अब आप ये समझ सकते हैं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट में जो आरटीआई कानून लागू करने का जो एक वो था, जो तैयार किया गया, उसमें सुभाष चंद्र अग्रवाल जी का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। और सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने इस बात को मतलब उनकी याचिका पर, उनके आवेदन पर सुनवाई करते हुए, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी आरटीआई के दायरे में लाया। तो ये काफी महत्वपूर्ण ऐसे निर्णय रहे हैं, और उनके जो भी योगदान है वो स्वयं भी अपने बारे में यहाँ पर बताएंगे, तो हम सब उनसे रूबरू होंगे और कार्यक्रम में वो हमारे बीच में जुड़ेंगे, जल्दी जुड़ेंगे। सुरेश मौर्य जी, आपको कार्यक्रम में को होस्ट बना दिया गया है, तो कृपया आप फ्लोज जो हैं लोगों की ज्वाइन करने के जो फ्लो है उसको थोड़ा सा मेंटेन करिएगा। और हमारे बीच में बहुत सारे हमारे नए साथी हैं, कुछ अपनी अपनी बातें भी रखना चाहेंगे, तो हम उनसे भी यहाँ पर आग्रह करेंगे कि वो भी अपनी अपनी बातें, जब तक हमारे जो अतिथिगण हैं थोड़ा सा छुट्टियों के बाद जुड़ने में समय लगता है, तो हम मान सकते हैं कि 10-15 मिनट अभी लगेगा, तब तक वो अपनी अपनी बातें, अपने अपने अनुभव थोड़ा सा यहाँ पर शेयर करें। और टेक्नो स्पार्क गो 2020 के नाम से एक हमारे महोदय हैं, तो हम आपका वीडियो देख पा रहे हैं, कुछ आप इसमें जोड़ना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं अपनी बातें, तब तक हम इसको फॉर्मली कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हिदायत जी, स्वागत है आपका। जी प्रणाम सबको। जी जी, आपको भी प्रणाम, और सबको, हमारे साथियों को हार्दिक स्वागत है इस 72वें एपिसोड में। हिदायत जी, आपका आरटीआई से क्या अनुभव रहा है अभी तक, और कहाँ तक आपका जो कारमा है आरटीआई का पहुंचा है आपके गुजरात के परिप्रेक्ष्य में, थोड़ा सा आप इसको शेयर करिए। हिदायत जी, सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन पा रहा हूँ। आप कुछ अपनी बातें रखें।
हाँ, इसी संबंध यहाँ में। पे हमने ग्राम पंचायत लेवल और यहाँ पे तहसील को लेके काफी आरटीआई की हुई है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ ऐसा एटमोस्फियर है कि हम थर्ड अपील पे, यहाँ गांधीनगर बहुत दूर पड़ता है और कुछ काम की वजह से उसमें जा नहीं पाते। बाकी जो फर्स्ट और सेकंड अपील है उसमें पूरा एक सिस्टम का क्या बोलते हैं वो मिला, वो कभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं आज तक की आरटीआई में। बिल्कुल, आरटीआई की तो खैर हर स्टेट में यही स्थिति है जो आप बता रहे हैं कि पहले आवेदन का और आपकी अपील का कोई विशेष रिस्पांस नहीं मिलता। विधायक जी गुजरात से है। जब तक कि मामला आपका वहां ना पहुंचे, मतलब संबंधित सूचना आयोग में मामला ना पहुंचे और वहां से कोई निर्णय ना हो, तब तक कोई औचित्य नहीं रहता है आरटीआई का। या आरटीआई की तो स्थिति लगभग सभी स्टेट्स में एक जैसे है। इस महत्वपूर्ण जो रिमार्क है इससे पूरी तरह सहमत है। मिशन ग्राम सभा का कार्यक्रम कहाँ तक पहुंचा आपका? विधायक जी गुजरात से है। यस, तो ऑनलाइन हियरिंग तो होती है गुजरात में, आपको नहीं? मिशन नहीं, ग्राम पर क्या है कि जो आरटीआई हम करते हैं और किसी के साथ करवाते हैं तो अभी क्या है कि लोग को क्या मेंटालिटी है क्या है वो पता नहीं। फर्स्ट सेकंड अपील करते हैं लेकिन उनके व्यक्तिगत सेल्फ होता है या कुछ भी होता है, उस हिसाब से वो आगे नहीं बढ़ पाते। क्या रीजन है उसमें अभी रिसर्च करना बाकी है। बाकी हम हमारी ओर से जितने भी एप्लीकेशन आरटीआई उसमें काफी रिस्पॉन्स मिलता है और काम भी होता है, गाँव को लेके, तहसील को लेके, डिस्ट्रिक्ट को लेके। नहीं, मैं बोल रहा हूँ सेकंड अपील में सुनवाई ऑनलाइन होती है, ऐसा बोल रहा हूँ गुजरात में। आप अटेंड क्यों कर सकते हैं, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, वो पता है, लेकिन सेकंड अपील में भी सर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। काफी हमारे पास ये क्या बोलते हैं उसके एग्जाम्पल है। हाँ, वो तो बहुत बुरा हाल है। मैं तो एक पूरी किताब लिख सकता हूँ, इतना बुरा हाल है सेकंड अपील और हाँ, जो एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं ना उससे पूरा ही ऑपोजिट वो रिजल्ट मिलता है। और कि जैसे सब मिल के काम करते हैं ना, ऐसा कुछ है, ऐसा लगता है। ग्राम सभा में द्विवेदी जी, अभी जो इलेक्शन आने वाले ग्राम पंचायतों के, एक दिसंबर में और अप्रैल में 2 फेज है। तो अभी उसको लेके कैंडिडेट के अंदर अवेयरनेस कैसे आए, उसका फॉर्म फिलअप कैसे हो, उसके नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस क्या है, उसको लेके अभी पंक्ति बहन और एक्सपर्टों के साथ अभी क्या दिवाली की वजह से ये वेडनेसडे को नहीं हुआ है, बाकी बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। और उसमें काफी प्रेजेंट सरपंच भी सम्मिलित हो रहे हैं ताकि सबको गाइड कर सके। ये बहुत अच्छा है आपको मिशन ग्राम सभा का प्रयास जो गुजरात में आप लोगों ने इसको प्रारंभ किया है, और बहुत ही अच्छा प्रयास चल रहा है वो। और इसी तरह से इसको और भी एक्सपेंड किया जाए स्टेट वाइज तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये है कि उस कार्यक्रम में थोड़ा सा लैंग्वेज का भी हो जाता है, तो दूसरे स्टेट के लोग जो जुड़ते हैं वो उनको गुजराती समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन इसको हर स्टेट में किया जा सकता है इस तरह से, और लोग इसमें आगे एक प्रश्न पूछना था मुझे। हाँ प्रकाश जी बताइए। ये एक कंज्यूमर कोर्ट है, उसमें जो सब स्ट्रक्चर वगैरह है वो रेगुलेशन के हिसाब से नहीं है, तो मुझे इंस्पेक्शन करना था ताकि मैं मतलब लीगली वो सामने लेके जाऊं। तो वो ऐसा बुक में कहीं लिखा नहीं, डॉक्यूमेंट के बारे में लिखा है, लेकिन वैसे मतलब कोई कोर्ट रूम है उसका इंस्पेक्शन कैसे करे, वो कैसे लिखे उनको? इसका कोर्ट रूम का इंस्पेक्शन करना चाह रहे हैं? हाँ, कोर्ट रूम का, यस। तो कोर्ट रूम के काम काज का इंस्पेक्शन करना चाह रहे हैं क्या? जैसे सारे दस्तावेजों का तो आपको नहीं, दस्तावेज नहीं, सिर्फ वो जो उनका डायस है ना, डायस वो रेगुलेशन के हिसाब से नहीं है, वो काफी ऊंचा है और वो उतना नहीं होना चाहिए, इसलिए। ये कहाँ कहाँ का कोर्ट रूम आपका है ये? गांधीनगर, गुजरात। मतलब ये हाई कोर्ट का कोर्ट रूम है? नहीं, वो कंज्यूमर कोर्ट का। कंज्यूमर कोर्ट का तो आप आरटीआई लगा सकते हैं। निरीक्षण का, सरकारी कार्यालय के निरीक्षण का, सरकारी कामकाज के दस्तावेज के निरीक्षण का तो 2J1 में है प्रावधान। 2J, अच्छा। 2J1 में, धारा 2J1 का हवाला देकर आप कह सकते हैं कि हमें इसका निरीक्षण करना है। अब फिर देखिए उनका क्या जवाब आता है, की समझ कहाँ तक रहती है। वो अपना जवाब फिर देंगे तो वैसे भी आप समझ पाएंगे कि वो क्या करवाना चाह रहे हैं। नहीं करवाएंगे तो आप अपील पे जाइएगा और आप अब यही कहिएगा कि हम इसका निरीक्षण कर सकते हैं, इसमें है हमारे आरटीआई कानून में ये बात है। इसमें एक मिनट,
इसमें 2J1 में क्या लिखा है कि इंस्पेक्शन ऑफ वर्क डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड। अच्छा, तो इसमें आ जाएगा। हाँ तो आ जाएगा ना, तो वर्क वर्क ही है, तो वहाँ पे क्या काम हाँ, हो रहा है आप उसका निरीक्षण कर सकते हैं, वर्क के ओके ओके, अंतर्गत तो आ सकता है ना। थैंक यू वेरी मच। और हमारे कोई साथी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं तब तक हमारे अतिथिगण आए, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन तब तक हम आप लोगों को सुनना चाहेंगे। शिवानंद जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। धनीराम जी स्वागत है आपका, कहिए। जी सर, मैंने सर अपने क्षेत्र में कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं उनके खिलाफ में उनमें जो भ्रष्टाचार हुआ है उनके खिलाफ हमने आवाज उठाई है। विगत 3 साल से हम सर इसमें काम कर रहे हैं। तो अभी जो अभियुक्त हैं उन पे FIR दर्ज हो चुकी है। ये अभी काम हम इस क्षेत्र में कर रहे हैं। तो इस मंच के माध्यम से हम सभी अपने साथियों से कहना चाहते हैं कि जो कोऑपरेटिव सहकारी कृषि साख समितियां होती हैं, इनसे किसानों को खाद, बीज और अल्पकालीन ऋण मिलते हैं। सहकारिता के सिद्धांत के अनुसार ये किसानों की सहूलियत के लिए सहकारी समितियां बनाई गई हैं, किंतु वास्तव में इन किसानों का कोई हित नहीं होता इन समितियों के माध्यम से। जो इसमें बैठे हुए अध्यक्ष, सहकारी समिति के जो प्रबंधक हैं, ये पूरा माल जो है भ्रष्टाचार के माध्यम से हरण कर रहे हैं। अभी जैसे हमारे यहाँ पे एक किसान के ऊपर जो कभी बैंक नहीं गया, सहकारी बैंक नहीं गया, सोसाइटी में नहीं गया, उसके नाम से लगभग 14 लाख रुपए का गबन निकला है। तो हम अपने और साथियों से जो हमारी बात को सुन रहे हैं कि अपने अपने क्षेत्र में सोसाइटियों को थोड़ा सा चेक करें और देखें कि उनमें भी अगर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं। जी धनीराम जी, बहुत ही आपने सही बात बताई है। और सोसाइटियां एक ऐसा संस्थान है जहां पर RTI भी नहीं लगती है। मतलब ये कहते हैं कि हम RTI के दायरे में नहीं आते हैं। हालांकि बहुत सारा मैंने RTI लगाई है सर। RTI के माध्यम से पहले हमने कोऑपरेटिव बैंक से वो विड्रॉल और डिपॉजिट पर्ची ये सब निकाली हैं, तभी तो ये घोटाला निकल के आया सामने। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, थोड़ा सा आप इसके बारे में फिर विस्तार से बताइए। आपने किन किन बिंदुओं पर RTI लगाई थी और कहाँ कहाँ RTI लगाई थी और क्या जानकारियां आपने हासिल की? जी सर। सर क्या हुआ, हम थोड़ा सा इसको आपको बताना चाह रहे हैं कि वर्ष 2019 में, जनवरी 2019 में जय किसान ऋण मुक्ति योजना शुरू की थी, कांग्रेस का शासन था। उस योजना के तहत हर सोसाइटी ने अपनी अपनी लिस्ट जारी की थी कि किन किन किसानों का कितना कितना कर्ज माफ होना है। वो सूचियां हमारे यहाँ ग्राम पंचायत भवन में लगाई गई। तो वो सूचियों में ऐसे नाम थे जिन किसानों ने कभी कोई सोसाइटी से ऋण नहीं लिया। तो वो किसान चूंकि मेरे पास आए, क्योंकि हम किसानों के मामले सुनते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि इस मामले को हम कहां से उठाएं। तो हमने पहले तो समिति में जाकर किसानों के साथ में उनसे बात करी कि भाई इन लोगों ने अगर कोई कर्ज लिया है तो उनके पूरे आप डॉक्यूमेंट्स दिखाओ कि इन किसानों ने डिमांड कर्ज की कब करी, इनको खाद कितना दिया गया, बीज कितना दिया गया, नगद राशि कितनी दी गई। तो समिति प्रबंधक ने कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिखाया। उन्होंने कहा कि आपको क्या करना, ये तो माफ हो जाएगा, आप तो फार्म भर दो, माफ हो जाएगा पूरा। हमने कहा माफ तो हो जाएगा, पर इन बेचारे किसानों को क्या फायदा हुआ। फिर हम क्या होता है सर कि तमाम जो सहकारी समितियां होती हैं वो जिला सहकारी बैंक से जुड़ी रहती हैं। हर जिले में सहकारी बैंक हैं। जैसे अपने मध्य प्रदेश में लगभग 38 सहकारी बैंक हैं, जिनसे मध्य प्रदेश की लगभग 4,500 सोसाइटियां जुड़ी हुई हैं। तो हम बैंक के पास में गए, शाखा प्रबंधक से बात की और हमने उनसे कहा कि हमें इन किसानों के खाते का स्टेटमेंट चाहिए और इनके खाते में जो जो राशि जमा हुई है, कैसे हुई है, कैसे निकाली गई,
वो हमें सारे आप विवरण दीजिए। तो हमने वहां पर आरटीआई लगाई और लगभग 15 किसानों के हमने डॉक्यूमेंट्स भी निकलवाए, और जैसे ही वो डॉक्यूमेंट्स हमें मिले तो हम देख के दंग रह गए कि किसान के हस्ताक्षर नहीं है उन विड्रावल फार्म में, जो डिपॉजिट हुई है वो कर्ज बना करके राशि डिपॉजिट हुई है। तो सर ये सारे विवरण हमने सबूत इकट्ठे किए, फिर हमने कलेक्टर को पत्र लिखा, कलेक्टर से कहा कि सर ये बड़ा संगीन मामला है, इस पे आप ध्यान दीजिए। हम ये जानना चाह रहे हैं जी। धनीराम जी कि आपने जी। जब आरटीआई लगाया सहकारी समिति में, जी तो उन्होंने ये नहीं कहा क्या आपको जवाब में कि हम सहकारी समितियां आरटीआई के दायरे में नहीं आती हैं? ऐसा उन्होंने कहा होगा ना? सर उस मैनेजर को पता नहीं था, इसीलिए उस उसने मैनेजर जवाब को आपको पता दे नहीं था। दिया। हाँ, इसीलिए उसने जवाब आपको दे दिया, वरना हाँ, ये और फिर आरटीआई का जैसे ही जवाब। सर उसको पता चला, जैसे ही उसको पता चला तो उसने एक पत्र हमको दिया कि सहकारी सोसाइटियां जो हैं, सहकारी बैंक आरटीआई के दायरे में नहीं आती। वो पत्र भी मेरे पास में है। नहीं तो तब तक तो आपको काम की जानकारी मिल गई थी। हाँ सर, यही हमारे पास प्लस पॉइंट ये रहा कि हमने काम की बात निकाल ली थी, और उसी के तहत हम फिर हाई कोर्ट में गए। शिवानंद सर, इसमें एक दूसरा रास्ता भी है। हाँ, जिन अशोक जिन कुमार। लोगों का कर्ज होगा और उनको पता हो गया कि हमें कर्ज है, क्योंकि जो व्यक्ति जाएगा वो बैंक से अपना स्वयं का रिकॉर्ड निकलवा सकता है, और वो रिकॉर्ड जो है निकलवाने के बाद भी वो सबूत के तौर पे रख सकता है। अगर आरटीआई में नहीं मिल रही है तो इनको अगर काम करना है इस क्षेत्र में, तो लोगों की जानकारी इकट्ठा करें किन किन के नाम से कर्ज है, हाँ, और उसको ले जाकर उन व्यक्तियों के माध्यम से बैंक से निकलवाएं। बैंक फिर उनको मना नहीं करेगी, हाँ, ये है, रिकॉर्ड नहीं देंगे। ये एक तरीका है। बिल्कुल, जी। ये तरीका है। ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आरटीआई नहीं, या जिसमें वो लोग आपका साथ दे दें तब ठीक है। नहीं, भैया ने जो अभी बात बताई सर ये बिल्कुल सही है। जब उन्होंने आरटीआई से बाद में जानकारी देना बंद कर दी तो हमने फिर व्यक्तिगत लेके गए किसानों को, और हमने कहा ठीक है आप आरटीआई से जानकारी मत दीजिए, आप व्यक्तिगत जानकारी तो देंगे ही, ये तो हमारा राइट बनता है। और व्यक्तिगत जानकारी कोई मौखिक मत मांगिए उनसे, जो सुनिए सर, उनसे जो भी मांगिए रिटर्न मांगिए, जो व्यक्ति मांगे रिटर्न एप्लीकेशन रिसीव कर लीजिए। अगर वो नहीं देते हैं तो उसके आगे प्रक्रिया इनके खिलाफ बहुत बैंक मैनेजर फंसता चला जाएगा फिर, अगर वो इग्नोर करता है तो। जी जी जी, क्योंकि मैं बैंक के विषय में बहुत काम कर रहा हूँ, इसलिए सब थोड़ी जानकारी है मुझे। जी जी जी, बिल्कुल अशोक कुमार जायसवाल जी, सही आपने फरमाया है। तो धनीराम जी, आपने जो आरटीआई से जानकारी निकलवाई जी, ये आप अपना नंबर वगैरह शेयर कर दीजिएगा उसमें, और लोग जो भी हैं इस तरह से जो बैंक से संबंधित जानकारी, सहकारी समितियों से संबंधित कुछ करना चाह रहे हैं, तो आपसे और अशोक कुमार जी से संपर्क करके आप उनको मार्गदर्शन दें, और उनसे उनके मुद्दे को, क्योंकि आप लोग इस फील्ड में ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो जो जिस फील्ड का अनुभव रखता है वो उस फील्ड में अन्य जो साथी हैं उनको वो अपना जानकारी अनुभव देते रहे। जी जी बिल्कुल सर। ये सहकारी जो बैंक है या जो भी सहकारी जो चीज है वो तो एक किसी रजिस्ट्रार के अंडर से काम करती है ना सर, जैसा हाउसिंग सोसाइटी है या कुछ भी है, तो उसका भी तो एक रजिस्टर होता है। तो सुनिए सर, हाँ, इसमें जितने लोगों का फ्रॉड हुआ है उन सबको अलग अलग पत्र बनवाइए, इनके निदेशक, चेयरमैन जो भी होंगे, इनके हेड, बैंक के हेड, कि बैंक के मतलब बिना मिली भगत के संभव नहीं ये करना। जी तो पहले तो इनके मैनेजर को, या जो तत्कालिक मैनेजर रहा होगा, जो फील्ड अफसर रहा होगा उनको लिखिए। तो ये चीज है जो ये कर रहे हैं, आरटीआई दायरे में नहीं आते हैं, सोसाइटी जहां से लोन हुआ है वो भी अपने आप कवरअप में आ जाएंगे। तो आप एक शिकायत अलग अलग लोगों से अलग अलग दिन पे डेली कराते जाइए। बैंक के हेड को पासबुक पे लिखा होगा, बैंक का मतलब जो हेड ऑफिस होगा उसका पता लिखा होगा जी, तो उस पते पे पूरी बात लिख के अलग अलग किसानों से अलग अलग शिकायत कराइए, आपको बहुत बड़ी जीत मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। श्रीमान जी, मेरा इसमें अनुभव ये है, हमने लगभग 900 पत्र लिखे हैं उपायुक्त सहकारिता को, जिला सहकारी, केंद्रीय बैंक को, कलेक्टर को और एसपी को। इन 900 पत्रों पे एक ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया। इन सारे पत्रों को जब मैंने हाई कोर्ट में रखा और वहां से आदेश हुआ कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, तब पुलिस ने करी। कम से कम 50 बार तो पुलिस थाने में गए हम किसानों को लेके, लेकिन ना पुलिस ने सुनी, ना एसपी ने सुनी, ना कलेक्टर ने सुनी, क्योंकि इतने बाहुबली होते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं कि किसानों की बात तो सुनी नहीं जाती कहीं। वो तो अगर
मैं अभी कोर्ट में आपको नहीं ग्रुप जाते तो सर एफआईआर दर्ज नहीं होती। मैं आपको अभी ग्रुप में एक ऑर्डर दूंगा, जी इसमें हम उत्तर प्रदेश से हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के हमारा ही मामला था। जी उसमें ये स्पष्ट लिखा है कि लोन देना और वसूली करना बैंक का कार्य है, इसमें कोई अन्य विभाग हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लिहाजा ये कुछ सबको बताइए कि कोई अमीन, कोई अन्य आपके किसी भी मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। वो ऑर्डर दिखा के बात करिए। इसलिए आप पुलिस में गए, पुलिस में तो बाद में जाना चाहिए, पहले आपको बैंक और आरबीआई दोनों को करना चाहिए था। जी जी ये प्रक्रिया होती है बैंक की। जी जी ये आप पुलिस में बेकार गए, पुलिस वाले सुनते ही नहीं है, वो तो मुद्दा पा गए, पैसा लेके अलग हो गए। और लोगों को सचेत करिए, किसी भी किसान, किसी भी ऋणी के यहाँ बैंक के सिवा ना पुलिस आ सकती है, ना तहसील का अमीन आ सकता है, कोई नहीं आ सकता है। अच्छा श्रीमान जी, इसमें हम एक बात कहना चाह रहे हैं। अभी 18 अक्टूबर में एफआईआर दर्ज हुई 409, 420, 467 ये धाराएं उसमें लगी हुई हैं। तो वो लोग जब से एफआईआर दर्ज हुई तब से फरार हो गए हैं। तो क्या हाई कोर्ट में जाकर के इनको कोई लाभ मिल सकता है, स्टे या जमानत, कुछ ऐसा कुछ? कितने दिन भागेंगे? ये कोर्ट में मामला अपने आप जाएगा ना। जी नहीं, कितने दिन भागेंगे? वो धनी राम जी बहुत सही आपने पॉइंट आपने पकड़ा है। आपको जी, जी। निरंतर कोर्ट में कोर्ट केस स्टेटस पे नजर रखनी पड़ेगी। वहां पर ये जरूर अग्रिम जमानत के लिए लगा दिए होंगे। और जो इनके जी, जी। वकील हैं वो बहुत मतलब अब हम तो क्या बताएं, हम तो जो अनुभव ले रहे हैं वो तो लग रहा है कि कोर्ट से स्टे ऐसे मिल जाता है जैसे आपको मतलब मंदिर में प्रसाद और पंजीरी मिलती है, इस तरह से वितरण होता है वैसे टाइप में। तो थोड़ा आप उस पर जरूर नजर रखिएगा और उसमें इंटरवेंशन आप और कैविएट अपनी तरफ से जरूर फाइल कर दीजिएगा। हाई कोर्ट स्टेटस जिस भी ज्यूरिडिक्शन में आता होगा जिस कोर्ट के, तो उसमें जा जी, जी। करके उन संदिग्ध लोगों के नाम से अलग अलग स्पेलिंग बदल करके, कभी कभी गलत स्पेलिंग डाल के नाम भी उनका आ जाता है इस तरह से। तो इस जी, तरह जी। से उसमें नजर रखिएगा। और जैसे ही वो वहां पे फाइल करें, ये आपको डेली दूसरे तीसरे दिन करना पड़ेगा। और जैसे ही फाइल करें वैसे ही आप कैविएट वकील के माध्यम से कैविएट दाखिल करें, कैविएट। कैविएट लगवा दीजिए। अगर बहुत शिवानंद साहब इजाजत है तो मैं छोटा सा ऑप्शन और बताऊं आपको। हाँ जी। हाँ कंसर्न्ड आपके जहां भी एफआईआर दर्ज हुई है वो किसी न किसी मजिस्ट्रेट के अंडर आता है, पुलिस स्टेशन। यस सर, जब यस आपका एफआईआर दर्ज होने के बाद जब आपको 14 डेज हो जाते हैं तो अंडर सेक्शन 210 210 सीआरपीसी में प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब फरमाया। जी जी कोर्ट में एक एप्लीकेशन दें कि साहब एफआईआर जो आपके जुरिस्डिक्शन में दर्ज हुई है पुलिस थाने में, पुलिस जी। इसमें ना तो अरेस्ट कर रही है और ना कोई कार्रवाई करी, तो इसमें जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो तलब फरमा ले। अच्छा, कोर्ट उसको 40 दिन के बाद सर? 210 सीआरपीसी यानी एफआईआर दर्ज होने के 14 दिन बाद, उससे 14 पहले आप फाइल नहीं कर सकते। तो 14 दिन तो हो गए सर। तो आप 210 सीआरपीसी में एप्लीकेशन मूव कर दें और उस एप्लीकेशन पे पुलिस हर 14 दिन की रिपोर्ट लेके आती रहेगी कि 14 दिन में क्या हुआ। अगर उन्होंने सर। ऊपर हाई कोर्ट में 482 में कोई चीज फाइल भी करी है तो कंसर्न जी। थाने से उसका रिकॉर्ड मंगाया जाता है, तो आपको अपने आप वो पुलिस वाले पे बता देंगे कि साहब यहाँ कुछ फाइल हुई है ढिमका कुछ का। दूसरी बात, जी 482 में अगर हाई कोर्ट कोई भी बंदा जाता है किसी एफआईआर को क्वैश कराने के लिए या उस पर किसी तरह की रेमेडी के लिए, तो जी आपको जिसने भी एफआईआर दर्ज करी है उसे आवश्यक तौर पर पक्षकार बनाना पड़ेगा और बिना उसको पक्षकार बनाए कोई भी हाई कोर्ट किसी भी 482 की एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं कर सकती, वो वैसे ही खारिज हो जाएगी। जी तो अगर सर, आपको जी। प्रोग्रेस रिपोर्ट में ये आता है कि उन्होंने हाई कोर्ट में 482 के लिए लगाया है तो आपको थाना खुद ही बता देगा और हर 14 दिन में आते रहेंगे। जी 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 जी, बहुत तारा बहुत सर, एक धन्यवाद। चीज, अच्छी बात बताई सर। तारा मैं सर, तारा कल ही सर, आवेदन लगाता हूँ सर। तारा सर, हाँ अशोक जी हेलो। बताइए। एक चीज हमें बताइए, हमारा संविधान कहता है कानून सबके लिए बराबर है। और जी। आईपीसी सीआरपीसी में जाइए, अगर 197 हुआ या कुछ हुआ तो वो सरकारी कर्मचारियों या कर्मचारियों को अलग संरक्षण देता है, आम आदमी को अलग संरक्षण देता है। तो फिर कानून सबके लिए बराबर कैसे हुआ? यहाँ पे मेरी अशोक सर ये जो 197 सीआरपीसी है वो कोई स्टेट इम्यूनिटी एब्सोल्यूट नहीं है और इनफाइनाइट नहीं है। पब्लिक सर्वेंट है, जैसे अभी मैं सुन रहा था, इस तरह के मामलों में जहां क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की गई है, पब्लिक मनी का फ्रॉड किया गया है और फोर्जरी की गई है, इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको 197 सीआरपीसी का कोई संरक्षण हासिल नहीं है। इसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं दर्जनों बार डिफाइन किया और उनमें जो माइलस्टोन जजमेंट है जिसको हर एक जगह काम में लिया जाता है वो है चौधरी परवीन सुल्ताना बनाम स्टेट ऑफ बंगाल।
दूसरा केस है राजीव रंजन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तीसरा जजमेंट है वो है इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बनाम बेटन पटला। और इस तरह के सैकड़ों जजमेंट्स हैं जिसमें इस चीज को डिफाइन किया हुआ है। लेकिन चौधरी परवीन सुल्ताना बनाम स्टेट ऑफ बंगाल में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर शब्दों में हेल्ड किया हुआ है कि पब्लिक सर्वेंट का हर एक काम स्टेट इम्यूनिटी की अम्ब्रेला के अंडर नहीं आता। ये पब्लिक सर्वेंट का काम नहीं है कि वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करे, फोर्जरी करे, टेम्परिंग ऑफ रिकॉर्ड करे और इस तरह की कोई एक्टिविटी पाई जाती है तो 197 सीआरपीसी की स्टेट इम्यूनिटी उसे कतई हासिल नहीं होगी। मैंने एक नहीं दर्जनों केसेस में कॉग्निजेंस करवाए हैं कोर्ट में, ये पकड़ाते हुए कि साहब ये जो इन्होंने मिस रिप्रेजेंटेशन किया है और पब्लिक रिकॉर्ड में फ्रॉड किया है वो कोई स्टेट इम्यूनिटी इनको हासिल नहीं हो सकती, और इवन पुलिस वालों के खिलाफ भी। तो ये एब्सोल्यूट नहीं है। जी जी बिल्कुल, इन बातों पर अपन आगे भी चर्चा करते रहेंगे। और ताराचंद जी हमारे बीच कार्यक्रम में माननीय श्री शैलेश गांधी जी भी उपस्थित हो चुके हैं, माननीय श्री आत्मदीप जी भी हैं और प्रवीण सर भी हैं। तो अब कार्यक्रम में अपन आगे बढ़ते हैं। हम अग्रवाल जी को यहाँ पर फिलहाल अभी सुभाष चंद्र अग्रवाल जी को स्पॉट नहीं कर पा रहे हैं, तो अग्रवाल जी यदि आप कृपया ज्वाइन करें होंगे तो अपने आप को आपका स्वागत है। और हालांकि उन्होंने कहा था कि 11:30 के आसपास या बाद में वो ज्वाइन कर पाएंगे कुछ कारण बस, तो ठीक है जैसा भी है। तो फिर कार्यक्रम को अपन प्रारंभ करें, मतलब प्रारंभ तो है ही है, अब इसको आगे बढ़ाएं। और हम कार्यक्रम में माननीय श्री शैलेश गांधी जी को इनवाइट करेंगे कि वह कुछ जो हालिया निर्णय अभी हाल ही में आरटीआई कानून को लेकर के हुए हैं उसका क्या इम्पैक्ट है हमारे इस कानून पर, गलत ढंग से और उसका सही ढंग से दोनों, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। और उसमें एक उन्हीं का एक महत्वपूर्ण 1-2 बातें हैं जो उन्होंने तेलंगाना सरकार को लिखा था, उस पर भी शायद कोर्ट ने अभी एक उस चीफ सेक्रेटरी के आदेश को शायद रोक दिया है, तो वो भी एक अच्छी बात कही जाएगी। और इसी तरह से अन्य भी जो भी। सर स्वागत है आपका, शैलेश गांधी सर। नमस्कार साथियों,